नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या है आपका हालचाल? फिजिक्स पढ़ने आए हो ना? सच में आए हो? सच में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो? भाई वही जो मैं बता के गया था कि आप लोग को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। फिर उसके लिए तैयार हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। हाँ, वही जिस पे धूल जम गया होता है, जिसे अक्सर आप नहीं देखा करते हैं, जिससे आप मोबाइलों में सारी दुनिया के चक्कर में आप उसे भूल जाते हैं। आज फिर वक्त आया है, अब उसे निकालिए, प्यार से खींच के निकालिए, थोड़ी सी उस पर डस्टिंग करिए, धूल जम गई होगी। फिर वो अपने से टोकरी में से पेन निकालिए जो कई सौ साल पुराना है, उसको ऐसे कैप चढ़ाइए, फिर क्वेश्चंस नोट करते चलिए और हमारे साथ आप टॉपिक नोट करते चलिएगा। जो बताऊंगा वो फार्मूला रिलेटेड वो भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि आज से अपना ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो था, जो मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर सीरीज में मैंने आपको डिस्कस किया था, वो आपसे आज से वो आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड है। यानी कि इन सब क्वेश्चंस के जो चांस हैं, जो एक्सपेक्टेशन है इन सब क्वेश्चंस के, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के पीछे क्या टॉपिक लगा है, क्या आपकी थ्योरी लगी है, हर एक चीज़ आपका जरूरी है। चाहे वो एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे वो बायो का बच्चा हो, और चाहे वो बीएससी मैथ का बच्चा हो जो एंट्रेंस देने वाला है अभी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी बात को ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, इस बात की गारंटी ना तो कोई टीचर ले सकता है, ना तो कोई टीचर लेने वाला है। बस टीचर ये बता सकता है बेटा कि हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैं टॉपिक बताऊंगा, जिस पैटर्न के क्वेश्चन बताऊंगा उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। बस होगा क्या, थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी ना, थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, थोड़े से लैंग्वेज में थोड़े ट्विस्ट आएंगे, बाकी फार्मूला वही, थ्योरी वही, सारी चीजें वही करनी है। तो दिमाग में याद रखना, ऐसा मत कि ये क्वेश्चन ही रट के चले जाएं ना, ये क्वेश्चंस ही आएंगे, ऐसा अफवाह नहीं होना चाहिए ना। तो मैं बताता हूं, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के थ्योरी के पीछे भागिए, क्वेश्चन के लॉजिक के पीछे भागिए कि हर क्वेश्चन के लॉजिक में क्या लगा हुआ है, ये नोट करते चलिएगा ना। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, शायद आपको लिए फ्रंट पेज मुझे दिखाना चाहिए था, चलो मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूं ना। ठीक है, क्या है बेटा, MGKBP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, DDU लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज यानी कि उदय प्रताप कॉलेज, और SCPG हरिश्चंद्र PG कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो बच्चे आपके BSc मैथ के हो या बायो के हो या एग्रीकल्चर के हो, तीनों स्ट्रीम में हो, जिन कॉलेजेस में ना फिजिक्स का कोर्स है अपने अपने स्ट्रीम में बेटा, वो बच्चे बहुत ध्यान से आज का पढ़ेंगे। मैंने बता था ये आपका 5 लेक्चर सीरीज होगा, आज आपका पहला है, ऐसे तरह से 4 और आएंगे। दूसरी बात, मैंने बोला था 25-25 क्वेश्चंस कराने का, लेकिन फिर बाद में 20-20 क्वेश्चन कराने का इसलिए डिसीजन लिया गया क्योंकि 25-25 क्वेश्चंस में ये जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप लोग का डाटा का इशू रहता है, फिर आप लोग पढ़ने में भी आप ज़्यादा देर तक पढ़ने लगते हैं तो आप भी बोरियत महसूस करते हैं। इसलिए क्लास के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मैंने क्या किया है, 25-25 क्वेश्चन को रिड्यूस करके 20-20 क्वेश्चन में कर डाला है। ठीक है, लेकिन ठीक है, वही मैंने बोला था, कॉन्सेप्ट अपना वही समझेंगे, भले ही हम करेंगे 100 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन करेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट 500 क्वेश्चन वाला सीखेंगे ना। तो ठीक है बेटा, हमारा क्वालिफिकेशन आपको जानने की उतनी तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जान के आप क्या ही करेंगे, क्वालिफिकेशन बहुत है, डिग्रियां बहुत है ना, हमेशा पढ़ाने का तजुर्बा देखा जाता है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस देखा जाता है बेटा। इन सब कॉलेजेस में या सब एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत सारे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट वो पढ़े भी हैं, 5-6 साल का मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस है यहाँ से पढ़ाने का मेरा, इन सब कॉलेजेस में खास करके। तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ भी, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा अपने बारे में बेटा। अगर पहले क्वेश्चन की बात आते हैं तो आप पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं ना। ठीक है, मैं आप लोग को हर क्वेश्चन पे 30-30 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं एक उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन पे पहले खुद से अप्रोच करेंगे ना, और लैंग्वेज दोनों है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। मैं फार्मूला बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा ना। इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैंने बताया था कि DNS एजुकेयर ऐप के अंदर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल में, मैंने उसी दौरान बता दिया था। ठीक है, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके 2 घंटे बाद वो अपलोड होता हुआ मिलेगा। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड इंग्लिश CBSE बोर्ड वाले बच्चे CBSE यानी इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, करा अ रिंग ऑफ रेडियस R कैरीज अ चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस। इंग्लिश वाले बच्चे सुनिएगा,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंस r टू द r बाई रूट टू along द एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि आवेश q एक त्रिज्या r के, आवेश q एक त्रिज्या r के पर एक समान रूप से विपरीत है, मतलब वितरित है, यानी कोई r रेडियस का कोई हमारा क्या है, कोई लूप है, कोई त्रिज्या का कोई सर्कल है ना, वृत्त है, उस वृत्त पे क्या है, q आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा है कि बताओ कि r दूरी पर और r बाई रूट टू डिस्टेंस पे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा ना। ठीक है, तो बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर ये कोई, अगर हमारा क्या, अगर ये कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। अगर ये कोई लूप है, अगर इस लूप पे हम टोटल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी इस पे q चार्ज को वितरित किए हैं बेटा ना, और इस लूप का अगर रेडियस हमारा क्या है, इस लूप का रेडियस r है, तो कह रहा है कि इससे x डिस्टेंस पे हमको सबसे पहले x डिस्टेंस पे, कोई नॉर्मल जनरल डिस्टेंस ले रहे हैं, x डिस्टेंस पे तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस x डिस्टेंस पे फार्मूला क्या होता है, ये आपको फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, किसी भी ये रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर, यानी x दूरी पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा, वो आता है क्या, वो आता है k ना, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं k q x कितनी दूरी पर है अपॉन कर, ये इसके अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है बेटा, एक बार कितने डिस्टेंस पे निकालना है, देखो बेटा, एक बार हमको निकालना है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और एक बार निकालना है r बाई टू डिस्टेंस पे ना। तो पहले r डिस्टेंस पे निकालते हैं बेटा, ये x की जगह r रख देते हैं, फिर दूसरे वाले पार्ट में x की जगह r बाई रूट टू रख देते हैं। तो जब x बराबर r रखेंगे बेटा, x बराबर r रखेंगे तो हमारा E1 कितना आ जाएगा, चलो E1 निकाल लो ना, E1 निकालो k q r। ठीक है, चलो लिखते हैं k q r अपॉन कितना लिख दिया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह बाहर रख देंगे तो फिर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना। अब E2 निकालते हैं, जब r बाई रूट टू डिस्टेंस है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जब x बराबर कितना आ जाए, r बाई रूट टू डिस्टेंस पे हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E2 है और यही दोनों का रेशियो चाहिए, तो E1/E2 करके हम निकाल लेंगे ना। ठीक है, के क्यू, अब x की जगह हम रख देंगे बेटा r बाई रूट टू। ठीक है, और नीचे रख दिया कितना, r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r बाई r, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो r बाई रूट टू का स्क्वायर करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई टू, और उसके पावर कितना हो जाएगा, उसके पावर हो जाएगा बेटा 3/2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए E1/E2 ना बेटा। जब E1/E2 निकालो, जब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो देखो सब कुछ कट जाएगा, केवल आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो अपने से क्या हो जाएगा, के क्यू, जब ऐसे लिख दोगे बेटा, देखो के क्यू आर अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर के पावर 3/2, और नीचे कितना बन गया बेटा, नीचे बन गया हमारा के क्यू आर बाई रूट टू, के क्या बन गया, के क्यू आर बाई रूट टू ना। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर बाई 2 के पावर कितना बन जाएगा बेटा 3/2, इतना बन जाएगा बेटा। आप क्या कर सकते हैं, के क्यू से के क्यू आप कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, इतनी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब जो बचेगा बेटा, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे पेज नहीं बचता तो मैं आपको बता दूंगा, इस चीज को सॉल्व करिए। इस चीज को सॉल्व करने के बाद बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। E1 E2 बेटा सब कुछ मैंने काट दिया है, ये 2r स्क्वायर है। ठीक है, 2r स्क्वायर, देखो जब 2r स्क्वायर ना, देखो 2r स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसमें से बाहर क्या आएगा जरा ध्यान देखना, क्या है 2r स्क्वायर के पावर 3/2 है ना बेटा। इसके बाहर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 अलग कर ले बेटा ना, और हम कर ले r स्क्वायर के पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 2 के पावर 3/2, ये हो जाएगा r³ ना। और 2 के पावर 3/2 का क्या मतलब है बेटा, 2 के पावर 3/2 का क्या मतलब है, ये ऐसे है, कुछ ऐसे है, 2 के पावर ये हो जाएगा 3 के पावर 1/2 हो जाएगा ना, 2 के पावर 3/2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 के पावर 1/2 कितना आ जाएगा बेटा, 8 के पावर 1/2, और 8 के पावर जब 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, जैसा मैथमेटिकल है, 8 के पावर 1/2 का वैल्यू निकालेंगे बेटा, यानी 8 ये है बेटा, 2 दूना 2 चौका 8
ठीक है, 2 दूना 4 और 2 1 का 2 यानी 2√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 2√2 यानी कि इसकी जो वैल्यू है बेटा 2r² की पावर 3/2 इसकी 2√2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कुछ आएगी, ये क्या आ जाएगी बेटा, ये 4√2 आएगी जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। साथ यही ऑप्शन आना चाहिए, इसकी वैल्यू 2√2 आ गई, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 और यहाँ से r³ ना, इसकी वैल्यू आई, ठीक है। ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई 2√2 r³। इसकी वैल्यू बताओ बेटा, ये क्या है 3r³ के पावर ना, ये क्या है 3r² के पावर √2 ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3r²/2 के पावर कितना है बेटा, पावर 3/2 है। अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग कर लीजिए तो हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 के पावर 3/2, 3 के पावर 3/2 नीचे कितना हो जाएगा 2 के पावर 3/2 ना, और ये बन जाएगा r के पावर क्यूब ना। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा 3 के पावर, ये आपका 3 के पावर 3/2 है, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/2, 3 3 का 9 3 27 और 27 के बटा 1/2 जब इसको निकालेंगे बेटा, ये वाला आपका ऑप्शन मैंने जो 3 बताया वो आपका सही आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जगह नहीं था ना बेटा, मैं पूरा सॉल्व कर देता, ठीक है। चलो आगे आते हैं ना, इस तरह क्वेश्चंस को आपको थोड़ा क्या होना चाहिए ना, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं और कैसे हम कितना मैथमेटिकली कैलकुलेशन कितना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे, उनकी थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग तो प्रॉपर आना ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एन NPN transistor having AC current gain of 50 to be used to make an amplifier of power gain of 300, what will be the voltage gain of the amplifier। कह रहा है कोई NPN ट्रांजिस्टर है जिसकी AC धारा गेन ना, AC धारा गेन क्या है 50 है और 300 उसकी क्या है पावर गेन है। तो कह रहा है कि बेटा एम्पलीफायर में विभव गेन कितना होगा, यानी बात करें कि उसके विभव में उसकी क्या करते हैं पोटेंशियल में कितनी गेन होगी, उसके वोल्टेज में कितना गेन होगा बेटा। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, हमको पता है बेटा, हमको अच्छे से पता है कि जो पावर होता है यानी जो क्षमता होती है बेटा, वो क्या होती है, वो होती है वोल्टेज, क्या होती है बेटा वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। ये हमारा किसी भी चीज, किसी भी सर्किट का अगर हमको पावर निकालना है तो क्या होता है, ये होता है वोल्टेज इंटू करंट। अगर हम बात करते हैं गेन की तो हम बात करेंगे, अगर पावर गेन की बात करेंगे, देखो अगर हम यहाँ लिख दिया पावर गेन ना, तो फार्मूला भी वही रहेगा। पावर गेन मतलब होता है बेटा वोल्टेज गेन, क्या हो गया वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा करंट गेन ना, कितना हो जाएगा बेटा। अगर हम पावर गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन, ये हमारा नॉर्मल पावर का फार्मूला होता है। अगर गेन के फॉर्म में लिखना चाहें तो पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। ये आपको फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो P इंटू आई पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। देख लो क्या क्या दिया बेटा, पावर गेन दिया है 300, तो यहाँ पे 300 रख दें ना, ठीक है। और क्या दे दिया है, वोल्टेज गेन दिया है बेटा कितना, वोल्टेज गेन हमसे पूछ रहा है, विभव गेन का मान पूछ रहा है, और क्या दे दिया करंट गेन दे दिया है बेटा, तो इसको भी गेन, वोल्टेज गेन को हम ऐसे भी गेन लिख दे रहे हैं, यही हमको पता करना है बेटा। और करंट गेन है हमारा 50, तो यह 0 से 0 कट जाता है बेटा, और ये 5 छक्का 30 यानी वोल्टेज जो गेन होगा, वोल्टेज गेन अगर देखो ऑप्शन में कहीं 6 आंसर आ रहा, 5 छक्का 30 कहीं 6 ऑप्शन आ रहा है बेटा, तो इसका वोल्टेज गेन जो हो जाएगा वो मेरा ये 6 आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन यानी पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। अब देख लो क्या क्या दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है, यही होता है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखो कभी कभी पूछ देता है एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है बेटा, जब सीधे सीधे आपके एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं उनमें सीधे पूछ जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, एक एन इधर से एक एन इधर से, बीच में पी को दबा दिया जाता है बेटा, तो इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ना। क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बीच में कौन रहता है, तो बीच में हमारा हमेशा पी रहता है, जो बीच में लिखा होता है बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है। अच्छा, जो इधर वाला होता है, जो आपके बाईं साइड होता है उसको इमीटर बोलते हैं बेटा, जो इधर सबसे दाएं साइड होता है कलेक्टर बोलते हैं, और जो बीच वाला रीजन होता है उसको बेटा उसको बोलते हैं बेस ना। तो 3 टाइप के हमारे होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। क्या होता है बेटा,
इमीटर यानी उत्सर्जक, बेस मतलब आधार, और उस कलेक्टर मतलब एक संग्राहक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे रीजन्स होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है कि किसकी साइज बड़ी होती है, इमीटर ज्यादा बड़ा होता है, कलेक्टर ज्यादा बड़ा होता है बेटा। तो जो साइज होती है, देखो इमीटर मतलब इमिट करने वाला, तो साइज की बात करें अगर, ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो क्योंकि आपके एग्जाम के पूछ दिया था कि जो साइज होती है बेटा वो इमीटर की क्या होती है, वो इमीटर की ज्यादा होती है, इस इमीटर की कम होती है। साइज जो होती है ना वो इमीटर की क्या होती है बेटा, इमीटर की कम होती है इज कंपेयर टू कलेक्टर ना। क्या होती है, कलेक्टर की साइज जो होती है, कलेक्टर की साइज जो होती है वो क्या होती है, इमीटर से बड़ी होती है। लेकिन जो हमारी जो क्या होती है, इमीटर की जो साइज होती है वो हमारे किससे बड़ी होती है, इमीटर की साइज जो होती है वो बेस से बड़ी होती है। यानी कलेक्टर से तो छोटी होती है इमीटर, जो उसकी साइज होती है, जो उसकी बोलते हैं जो उसका आकार होता है, कितना बड़ा है कितना मोटा है, वो साइज जो उसका बोलते हैं ना। ठीक है, तो इमीटर क्या होता है बेटा, इमीटर ज्यादा बड़ा, इमीटर क्या होता है, छोटा होता है कलेक्टर से, यानी कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर से बड़ा इमीटर होता है, और सबसे छोटा जो हमारा रीजन होता है बेस। मैंने यहाँ ज्यादा बना दिया, लेकिन बेस रीजन बहुत पतला रीजन होता है। बेस का जो रीजन, बेस वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत पतला होता है। तो कभी कभी ये साइज पूछ देता है ना कि किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, इससे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन से एटलीस्ट। चलो ठीक है, आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन से बेटा। देखो हाँ देखो, ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार है ना। ऐसे क्वेश्चन सबसे बार बार पूछे जाते हैं बेटा। ये सर्किट देख रहा है, दिख रहा है आंखों से बेटा, इसमें क्या है, पूछ रहा है कि ये जो गेट ऐसे जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा गेट बनेगा ना। ये तुमको नहीं पहचानने आ रहा है बेटा, तो ये क्या है, ये बफर है ना, ये कोई गेट वेट नहीं है, ये बफर है ना। ये तुमको समझ में आया, इसको पहचानो बेटा, ये कौन सा गेट है बेटा। अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े होगे तो ये कौन सा गेट है बेटा, ये नॉट गेट है ना, ये नॉट गेट है ना। मैं ऑप्शन बता रहा हूं अभी, ये नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभी कोई गेट हमको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है, ये क्या है, एंड और नॉट है ना। इस क्या है, बेसिकली एंड गेट है, और ये क्या है, एंड गेट है और नॉट गेट है ना। तो क्या, ये कौन सी गेट बन गई बेटा, ये बन गई नैंड ना। ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट को मिला से बना है, यानी कि ये ऐसे बना है, ध्यान से देखना, मिट क्यों नहीं रहा यार ना। ये बेसिकली क्या बना है बेटा, ये नॉट गेट को और एंड गेट को मिला के बना है ना। कैसे पहचाना बेटा, देखो ये एंड गेट का ये पूरा सर्किट है, और जो गोला बना है वो नॉट बता रहा है, यानी नॉट और एंड गेट लगा है बेटा, यानी कि कौन सा गेट हो गया, NAND गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ठीक है, तो ये नैंड गेट है बेटा। ये तुमको दिख रहा है कि ये जो गेट होगा वो एंड गेट होगा ना, एंड गेट होगा। और ये जो है बेटा ये कोई नहीं है, बफर है। ठीक है, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, उससे ध्यान में नहीं है, लेकिन हमको इसी तीनों में से ऑप्शन मिल जाएंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कोई गेट्स अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना, लेकिन हाँ ये 3 गेट आप लोग पढ़ा है, ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है, और ये नॉट गेट है ना। अब इसी को वेरीफाई कराओ कि कौन सा गेट है बेटा ना। चलो मैं सर्किट फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को सर्किट दिख नहीं रही हो। ठीक है, और ये जो फिगर में आपको बना है ना, ये जो ऐसे गोला ऐसे एरो टाइप का बना है बेटा, ये बेसिकली कौन सी गेट होती है, ये बेसिकली आपकी होती है ऑर गेट ना। ठीक है, ऐसे 2 ऑर गेट बने हैं, और ऐसे यहाँ पे बबल गेट लगा है। बबल लगने का मतलब है बेटा उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर देना है, ना। ठीक है, और ठीक है मैं हर चीज बता रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना। ये हमारा A है बेटा, ये हमारा क्या है, B है ना। यहाँ पे जो भी मिलेगा बेटा उसको ले जाके एक और हमारा क्या है, एक और हमारा नॉर गेट है, यानी बबल लग के नॉर गेट है। वो पूछ रहा है कि आउटपुट कितना आएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा ना। देखो किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, जरा यहाँ ध्यान देखना। सभी सर्किट के हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी ऑर गेट होती है वो इस तरीके से होती है बेटा, ऑर गेट होती है। अगर हमको यहाँ पे A देंगे और इसके दूसरे टर्मिनल पे B देंगे तो Y पे हमको क्या मिलेगा बेटा, Y पे मिलेगा हमको A + B ना, ये और मिलेगा ना। ठीक है, ये हमारी एंड गेट होती है बेटा। देखो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एंड गेट होती है। ऐसे टॉफी टाइप का होता है, आइसक्रीम टाइप का ना, इसका शेप ऐसे दिखता है। ये अगर ये देंगे, यहाँ B देंगे तो Y पे हमको क्या मिलेगा बेटा, Y पे मिलेगा A and B। ये ऐसे हमको मिलेगा A and B ना, ये हमको बेसिक पता होना चाहिए। नॉट गेट बेटा ऐसे दिखता है, नॉट गेट का सिंबल देखो हमेशा ऐसे दिखता है। अगर यहाँ पे एक सिंगल इनपुट होता है बेटा, अगर यहाँ A देंगे तो आउटपुट में हमको उसका इन्वर्ट करके A बार करके मिलेगा। ठीक है, तो चलो, लेकिन एक प्रॉपर्टी पता है बेटा, अगर दोनों को शॉर्ट करा देने का मतलब है बेटा, ये भी इसका एक इनपुट ये होगा
इसका भी ए होगा। तो जब हमको बाहर मिलेगा बेटा, बाहर मिलेगा हमको क्या मिलेगा कि चूंकि ये एंड क्या है, और गेट है, तो ए प्लस ए मिलेगा और यहाँ पे नॉट लग गया, यानी जो भी मिलेगा उसका बार आ जाएगा ना, नॉट लग गया है, ठीक है, बार आ जाएगा। सिंपल होता तो ऐसे मिलता ए प्लस बी, चूंकि बी भी ए है, दोनों का एक ही इनपुट है ना, दोनों एक ही से टच कराए हुए हैं, तो ए आ जाएगा बेटा। यानी आपको पता है ए और ए हमेशा ए देता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ए बार ना। वहां से यहां से जो आउटपुट आया, यहां से जाया वो क्या आया, ए बार ना। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे ये बेटा, ये भी यहां से मिलेगा क्या, बी बार ना। यहां से मिला ए बार, यहां से मिला बी बार बेटा, ये दोनों इसमें गए हैं। फिर ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा फिर अगेन और गेट है, तो इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी बार, फिर वहां पे नॉट लगा है उसका मैंने इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो और गेट क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यहाँ पे ऐसे नॉट लगा देने का मतलब है कि इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, सुपर लगा देंगे ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर जाएगा ए बार का बार ना, अलग अलग कर लेंगे, जब ये बार का लेंगे तो बी बार का बार, ऐसे हो जाएगा बेटा ना। क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है, ये रूल है कि अगर हमारा ऐसे दिया है, ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी का ऐसे कुछ बार दिया है बेटा ना, तो हम इसको जब अलग अलग करेंगे, जब ए बार ऐसे लिखेंगे, फिर ये जो प्लस होगा वो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो और ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बी बार हो जाएगा ना, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि अगर कोई y बराबर a ऐसे बार का बार दिया, उसकी वैल्यू a आ जाती है ना। एक बार बार करो, एक बार इन्वर्ट करो, फिर उसको अगेन इन्वर्ट कर दो, तो तुमको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तुमको क्या समझ में आ रहा है, a का बार है बेटा, फिर उसको बार कर रहे हैं यानी कि इन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा a, और b का फिर इन्वर्ट कर दे तो b, यानी y इक्वल टू a एंड b, और y इक्वल टू a एंड b किसका ऑपरेशन है बेटा, ये हमारा एंड गेट का ऑपरेशन है। तो एंड गेट ये हमारा है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन व्यंजन को वेरीफाई करके आप लोग के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन बताओ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो है आपके BHU के अंदर पूछा गया था एक बार, और आई थिंक कि ये आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर कि बायो एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। ऐसे बच्चे, आप मैक्सिमम बच्चे इसको फेल हो जाते हैं अप्रोच करने से। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन का प्रोसेस होता है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ ईच कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड। कहे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं, सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, वो दे दिया है 2 फैराड का कैपेसिटेंस है, यानी हर एक कैपेसिटर की वैल्यू 2 फैराड है। कह रहा है कुछ इस तरीके से जोड़े हैं, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, अनंत तक जुड़ा हुआ है बेटा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमको पता करो कि इसकी इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता कितनी होगी बेटा। हमको पता है इनफाइनाइट तक जाएगा, हम सॉल्व करने से रहे नहीं। इनफाइनाइट तक जाएगा, कब तक जोड़ोगे उसको ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा तुमको ये पता है कि जब दो कैपेसिटर्स ना, जब दो कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ना, तो उस केस में जो हमारा C इक्विवेलेंट आता है उसको ऐसे लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है ना, अगर दोनों सीरीज में ना जो के बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से जुड़ जाएं, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएं, देख लो, देखना शक्ल देखना कुछ इसकी, कुछ इस तरीके से जुड़ जाए, इधर C1 हो जाए बेटा, इधर C2 हो जाए बेटा, तो इनका C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो सीधे जुड़ जाएगा C1 प्लस C2। 2 की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे कैपेसिटर होगा, तो इसे जो 3 होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, 4 होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C4 होगा। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे ना। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में देखो, इस तरीके को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं सॉल्व कर सकते ना। तो बेसिकली ये जो इतना पार्ट है, हम इतना पार्ट करके कट करके, ये जो इतना कट करके बोल देंगे कि इतनी जो वैल्यू होगी ना, देखो बाद में यही चीज बाद में रिपीट हो रही ना, एक कैपेसिटर फिर एक कैपेसिटर फिर ऐसे, फिर एक कैपेसिटर, यही चीज जो इतना रिपीट हो रही ना। मान लिया कि इतनी जो मैंने काट के निकाल दिया इतना सेक्शन, उसकी वैल्यू मैंने x मान लिया ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वो ऐसे बन जाएगा, देखो ना। आप बहुत बहुत बड़े बच्चों को भी ये क्वेश्चन दे देंगे, जो आपसे बड़े हैं ना, उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बेटा आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या है ना। मैंने इसके आगे की जितनी भी चीजें थी, इसके आगे की जितने भी हमारे कैपेसिटर थे, सबका जो जड़ के मैंने मान लिया कि अनंत तक इसकी वैल्यू मैंने मान ली ये x है ना। ये मतलब इसको पूरे चीज को मैंने x मान लिया। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब किसी भी कॉम्बिनेशन में मैं उसको जोड़ते चला जाऊंगा, एक जैसा पैटर्न है बेटा, सबको जोड़ूंगा, तो मान लीजिए जो उनकी वैल्यू जोड़ने पे मुझे C आई ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है माइक्रोफैराड, ये 2 फैराड का है, और ये 2 फैराड का हमारा इक्विवेलेंट है। अब देखो बेटा, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है ना।
अब देखो बेटा, अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों कैपेसिटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज यहाँ से निकलेगा बेटा, ये जाके दो पार्ट में चार्ज हमारा बढ़ जाएगा, और जब चार्ज बढ़ता है बेटा तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा सी इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं। तो एक और सर्किट डायग्राम बना बेटा, ऐसे इधर और इधर हमारा ऐसे एक और एक हमारा ऐसे ना, इधर क्या बन गया, x+2, इधर बन गया 2 और इधर बन गया 2। अब इनको पता है बेटा ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये A है, ये टर्मिनल A है बेटा, ये टर्मिनल B है। जो भी चार्ज निकलेगा वो चार्ज तीनों ब्रांच में एक जाएगा। जब चार्जेस सेम होती हैं हर एक कैपेसिटर पे तो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 1/C1 + 1/C2 यानी 1/2 + 1/x+2। इस तरीके से आएगा बेटा ना, इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 + 1/2, ये 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब था कि 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 1 + 1/x+2, इतनी आ जाएगी ना। इसको सॉल्व करिए, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं वहां पे ना, देखिएगा कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x+2। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x+2 + 1 डिवाइड बाई x+2। यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x+2 डिवाइड बाई x+3 ना। और C इक्विवेलेंट की जगह जो C इक्विवेलेंट आया है बेटा, उसकी जगह हम बाय डिफॉल्ट इसकी जगह हम x रख लेंगे। जो C इक्विवेलेंट वैल्यू आई है उसकी जगह x रख देंगे, तो ये x+3 हो जाएगा ना। देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा x² + 3x = x+2, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करिए, x² इधर लाइए, ये हो जाएगा 2x, इधर -2 = 0 बेटा। ये एक बन गया द्विघात समीकरण ना। क्या बन गया बेटा, एक द्विघात समीकरण बन गया। तुमको x की ही वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, जो x की वैल्यू आएगी बेटा वही आपका आंसर होगा ना। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसमें श्रीधराचार्य रूल लगेगा। x की वैल्यू आ जाएगी ये -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य जब रूल लगाएंगे ना, 2a सब श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे बेटा। इसका कोफिशिएंट को a बोलेंगे, इसका कोफिशिएंट जो 2 है उसको b बोलेंगे, इसका कोफिशिएंट c है -1 तो उसको 1 बोलेंगे। a = 1 है बेटा, b = 2 है बेटा, और c = -1 है। जब इसको रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका जो एक इसमें जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर, अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं ना, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। तो 2 में लगा दीजिए, चाहे तीसरा लगा दीजिए। ये हमारे जो टाइपर चचा हैं उनकी गलती है, ठीक है। एक हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, दीपांशु भाई साहब, और उन्हीं की ये गलती है, कलाकारी उन्हीं की है। कुछ न कुछ टाइपिंग, वो लगता है रात में कुछ भांग वांग पी के टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग को मिलते हैं पूरे बोनस अंक इसमें ना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन एक ही हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपका √3 - 1 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करिएगा जरूर, x की वैल्यू पुट करिएगा। मैंने a की वैल्यू बता दी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ ऐसे आएगा बेटा, -1 + -√3 आ जाएगा ना, ऐसे आएगा बेटा। आप क्या कर सकते हैं, आप माइनस वाले को नेगोशिएट कर दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा 1 + √3 ना। तो इसको लिख सकते हैं √3 - 1, ये फैराड आपका ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन भाई कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत भी तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 100, ये फिर आगे आपका रेडियो एक्टिव डीके से क्वेश्चंस, और मैंने बोला न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस आने तय होते हैं। करा अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits 3 अल्फा पार्टिकल एंड 5 बीटा पार्टिकल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। करा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो बताओ हमारा कितना आएगा। कोई एक न्यूक्लियस है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ऐसे लिख सकते हैं XZA ना बेटा, ऐसे हमारा कोई न्यूक्लियस है बेटा। A बताता है कोई न्यूक्लियस है, Z बताता है, Z क्या है बेटा, Z उसका एटॉमिक नंबर है बेटा, और A क्या बताता है, उसका बताता है एटॉमिक मास ना। तो किसी भी एटम में अगर ऐसा कुछ लिखा है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए बेटा। उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है Z
ना। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये Z बताता है ना बेटा। अगर Z में से A घटा देंगे बेटा, A माइनस Z घटा देंगे बेटा ना, A में से Z उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या बताएगा ये बताएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। नंबर ऑफ क्या बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर में से अगर हम मास नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम Z देख के बता सकते हैं, अगर A में से Z घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि अगर 3 अल्फा पार्टिकल और 5 बीटा पार्टिकल निकल जाएगा किसी भी एटम के अंदर से तो हमारी क्या हमारी वैल्यू आएगी। अगर 3 अल्फा पार्टिकल और 3 अल्फा कण और ये बेटा फिर ऑप्शन हमारा टाइप पर चचा गलती है 5 बीटा है ना। 3 अल्फा और 5 बीटा, हिंदी ऊपर सही लिखा है, नीचे क्या लिखा है 5 बीटा है ना। ठीक है, तो चलो हमको पता है कि जब भी मान लो ये कोई एटम है ना, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो याद रखना उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और उसके परमाणु भार में 4 की कमी आती है ना। ये मैंने x था इसको y इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि वो एटम भी तो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके याद रखना कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके परमाणु भार में 2 की कमी आती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु भार में 4 की कमी आती है। और आपको पता होना है कि जब इसी तरह हम मान लो कोई एटम है, इसमें ZXA है, अगर इसमें से हम 3 अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे मुरे मुन्ना, 3 अल्फा पार्टिकल निकाल देंगे तो उसके परमाणु क्रमांक में 3 दूना 6 की कमी हो जाएगी, क्योंकि 1 से 2 कम हो रहा है तो 3 से 6 कम हो जाएगा, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा। और y ऐसे रहेगा, a माइनस 1 में 4 की कमी हो रही है, 3 में 12 हो जाएगा। तो नया जो एटॉमिक नंबर बना बेटा वो a माइनस 12 हो गया और नया जो परमाणु क्रमांक बना वो Z माइनस 6 हो गया। लेकिन कब, अभी 3 अल्फा पार्टिकल निकला है, अभी 5 बीटा पार्टिकल निकलना बाकी है बेटा। अब क्या कर दो, अब इसमें से 5 बीटा पार्टिकल निकाल दो। पता है बेटा जब एक कोई एटम्स होता है, ये देख लो ZXA होता है, अगर इसमें से अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है बेटा तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, बस Z प्लस 1 हो जाता है, बकिया उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता। अगर वो A है जैसे का तैसे रहता है बेटा, तो उसका परमाणु क्रमांक में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब 5 बीटा पार्टिकल निकाल दोगे A माइनस 12 बेटा और इधर Y, ठीक है, और Z माइनस 6 बेटा, एक जुड़ता चला जाएगा तो हो जाएगा Z माइनस 6 प्लस 5, Z माइनस 6 प्लस 5। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया Y A माइनस 12 और क्या बन गया, ये बन गया Z माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां से 5 अल्फा 3 अल्फा और 5 बीटा पार्टिकल निकाल के हमारा जो नया एटम बना बेटा, नया एटम की वैल्यू कुछ है। अब इसमें बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, देख लो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर Z माइनस 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई Z माइनस 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है बेटा, उसके मास नंबर में से A माइनस 12 में से हम क्या घटा देंगे बेटा, हम घटा देंगे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ना। तो कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू बन जाएगी बेटा A माइनस 12 और माइनस Z प्लस 1 ना। कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू बन जाएगी A माइनस Z और माइनस 11। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बता दो बेटा, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो हो जाएगा वो बन जाएगा A माइनस Z माइनस 11 डिवाइड बाई कितना Z माइनस 1। देख लो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका तीसरा ऑप्शन सही नजर आ रहा ना, A माइनस Z माइनस 11, नहीं तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या जगह, हाँ चौथा ऑप्शन A माइनस Z माइनस 11 अपॉन Z माइनस 1, ये आपका ऑप्शन आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलते हैं किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम से, किसी भी न्यूक्लियस से, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु भार में 4 की कमी आती है। तो 3 अल्फा निकलेगा तो 12 की कमी आएगी उसके परमाणु भार में और 6 की कमी आएगी उसके परमाणु क्रमांक में। अगर कोई बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा पार्टिकल क्या करता है, उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन उसके एटॉमिक मास में यानी परमाणु भार में कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में उसमें 1 की वृद्धि कर देता है बेटा। तो एक जोड़ते चले जाओगे, 5 बार जोड़ोगे तो Z माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा, तो घटाओगे तो Z माइनस 1 आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है मैंने ये बता दिया बेटा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अगेन ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। कह रहा है एक 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस gamma is equal to 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas with gamma is equal to 7/5 ना। कह रहा है कि for the mixer each ना, कह रहा है कि एक परमाणु गैस जिसकी गामा की वैल्यू जो है वो 5/3 है और जो द्विक परमाणु है उस गैस में गामा की वैल्यू 7/5 है। कह रहा मिलाया जाता है तो मिश्रण में गामा का मान होगा ना। ठीक है, गामा क्या है बेटा, गामा जो होता है, गामा होता है क्या बेटा, CP/CV का रेशियो ना, CP/CV का रेशियो। अगर किसी तरह हमको मिक्सर के बाद, मिक्स करने के बाद CP और CV की वैल्यू मिल गई ना, 2 गैसेस हैं बेटा,
मोनोएटॉमिक डायटॉमिक दोनों को मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद Cp और Cv की वैल्यू मिल गई बेटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाने वाला, क्योंकि गामा ऐसे निकलेगा बेटा ना। तो ठीक है, हमको पता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो हमारी किसकी वैल्यू होती है, जो हमारी Cv की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 3/2 RT होती है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी विशिष्ट ऊष्मा किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब समायतनी प्रक्रम में। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाता है बेटा, Cp हो जाता है कितना, ये हो जाता है 5/2 R × T, है ना। ये हमारा किसके लिए हो गया बेटा, ये हमारा हो गया मोनोएटॉमिक के लिए। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए और डायटॉमिक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर, विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना। क्या होता है हमारा विशिष्ट ऊष्मा मतलब, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ दिया जाता है ना। ठीक है, तो हमारा डायटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डायटॉमिक के लिए जो Cv होता है वो होता है 5/2 RT ना, और Cp जो होता है वो Cp होता है कितना, वो होता है 7/2 RT। ये किसके लिए आ गया बेटा, ये आ गया डायटॉमिक गैस के लिए ना, डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस के लिए। अब दोनों को जब मिक्स करोगे बेटा, दोनों को मिक्स करोगे तो जो हमारा Cp आएगा बेटा, Cp मिक्सचर का Cp आ जाएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा, Cp + Cp / 2 ना, यानी डायटॉमिक का जो Cp है, मोनोटॉमिक का जो Cp है, दोनों को जोड़ के उसका आधा करोगे तो जो मिक्सचर आ जाएगा ना, उस मिक्सचर का Cp आ जाएगा। इसका Cp कितना है बेटा, 5/2 RT ना बेटा, प्लस 7/2 RT और /2 कितना आ जाएगा, /2। सॉल्व कर लो बेटा, नीचे बेस सेम है तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया था, 7 5 12 ना, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 12 RT ना, /2 डिवाइड बाई कितना, /2 ना। कुछ कटेगा बेटा, नहीं कटेगा ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 × 12, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 RT ना। ये हमारा कितना आ जाएगा, Cp की वैल्यू आ गई 3 RT ना। Cv की वैल्यू भी निकाल लो, इसी तरह मिक्सर का जो Cv की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की Cv की वैल्यू जोड़ के हमेशा जब मिक्सर की Cp निकालनी होगी ना, तो दोनों को जोड़ के हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, जितना है 2 गैसेस हैं, 3 होते तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cv कितना है बेटा, इसको जब सॉल्व करना होगा तो इसका 3/2 और 5/2 यानी हमारे कितने हो जाएंगे, 8/2, डायरेक्ट जोड़ लो ना, 3/2 5/2, ये कितने हो जाएंगे, 8/2 RT और डिवाइड बाई कितना, /2 यानी कितना आ जाएगा, 8/4 RT यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 RT। कितना आ जाएगा बेटा, 2 RT। अब हम निकाल लें गामा बराबर क्या होता है, Cp/Cv का रेशियो होता है। Cp कितना है बेटा, 3 RT, Cv कितना है, 2 RT, कट गया बेटा RT से RT कैंसिल हो गया, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ना, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.5। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है बेटा 1.5। तो जब भी जब मिक्सर दिया रहता है मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, डायटॉमिक के लिए कितना होता है, एटलीस्ट 2 का पता होना चाहिए, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है ना। ठीक है ना, भी एक भी याद नहीं करोगे तो, अगर केवल एक याद कर लो किसी गैस का तो दूसरा ऑटोमेटिक Cp - Cv = R होता है बेटा, ऑटोमेटिक निकाल लोगे। अगर मान लो आपको Cv पता है ना, आपको Cv पता है मोनोएटॉमिक गैस का, तो उसका Cp निकालना, मान लो Cv पता है बेटा, Cv कितना आपको पता है कि 3/2 RT होता है Cp मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो उसकी Cp की वैल्यू निकालनी है, तो उसको इधर ले जाके बेटा Cp की वैल्यू हो जाएगी आपका 5/2 R × T ना। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या होता है, Cp - Cv = R, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वाला फार्मूला बेसिकली आपको ये फार्मूला Cp - Cv = R वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको फार्मूला, एटलीस्ट आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए, एक तरीके से आपको हिंट लग जाता है कि Cp आपको दिया है तो Cv आपको ऑटोमेटिक याद, वैसे वो तो बहुत मोस्ट ऑफ के बच्चे याद कर ले जाते हैं, नहीं तो ठीक है आपको ऐसे पता नहीं। लेकिन जब भी मिक्सर का Cp और Cv पूछे बेटा, तो दोनों को जोड़ के हमेशा डिवाइड करके आप Cp और Cv निकाल लें, फिर उस तरीके से एक गामा आप ऐसे निकाल सकते हैं Cp/Cv। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी इंट्रेंस के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो। कराए कि द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज्ड बाय 21%। ऐसे क्वेश्चंस बार आते हैं। करेक्ट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज्ड लेंथ इज। कह रहा है एक सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक की लंबाई 21% तक बढ़ा दी जाती है। तो कह रहा है कि लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि तथा बड़ी लंबाई कारण क्या होगा।
एक्चुअली कह रहा है कि जो भी टाइम पीरियड होता है सरल लोलक का, नहीं सिंपल पेंडुलम का बेटा, वो कुछ उस तरीके से होता है t बराबर 2π√में L/G। एग्रीकल्चर वाले बच्चे ये फार्मूले भी याद कर लें, क्योंकि उससे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कि सिंपल पेंडुलम में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है बेटा। अब कह रहा है ये तो ओरिजिनल है बेटा, जब उसका लेंथ L है, अब क्या कर रहा है बेटा, लेंथ को 21% बढ़ा दिया रहा है, ओरिजिनल लेंथ से 21% बेटा, यानी कि L डैश जो आएगा, अब जो बढ़ा हुआ लेंथ आएगा L डैश, वो क्या हो जाएगा L प्लस L का 21%, क्योंकि बढ़ा रहे हैं ना बेटा इसलिए जोड़ रहे हैं, घटाते तो बेटा अगर बोला कि 21% घटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है तो L माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 121/100 L आ जाएगा ना, 121/100 L। अब इसकी वजह से, इस लेंथ की वजह से अगर हम टाइम पीरियड लिखना चाहें बेटा, टाइम पीरियड लिखना चाहें, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√में L डैश डिवाइड बाई G, इतना याद रखना बेटा। अब L की जगह L डैश रख दोगे, L डैश की वैल्यू कितनी है 121 L/100, ठीक है। तो टाइम पीरियड T इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2π√में ये हो जाएगा 121 L/100 इंटू G बेटा। तो 121 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 11 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट 121 आता है बेटा, और 10 का 100 आता है, तो क्या हो जाएगा 11/10, ये बन जाएगा 2π√में कितना हो जाएगा L/G बेटा, ठीक है। अच्छा 2π√ में L/G तो ओरिजिनल T है बेटा, यानी कि जो हमारी T डैश आई है, यानी हमारी जो T डैश आई है बेटा, वो क्या आ गई 11/10 ओरिजिनल लेंथ T। ये तो हमको पता चल जाएगा T पहले वाला जब लेंथ L था 21% बढ़ाने के बाद जो T आएगा वो क्या होगा, वो हमारा ओरिजिनल लेंथ का 11/10 हो जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि ओरिजिनल टाइम पीरियड, प्रारंभिक टाइम पीरियड कितना होगा, लेकिन कभी कभी आपसे ये ना पूछे, जैसे इस क्वेश्चन ने पूछ दिया परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछ देता है ना, परसेंटेज कितनी वृद्धि होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको इनिशियल वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है ना। इनिशियल वैल्यू जब को आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ऐसे आपको डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसे कर देते हैं बेटा। और इसको मॉड में रखते हैं कि अगर माइनस प्लस माइनस आता है तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, जो भी बड़ा होगा, इनिशियल और फाइनल घटाते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं बेटा। इस केस में देखो ये बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1 T, और ये हो जाएगा केवल T, तो घटाओगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 11/10 ना, 11/10 T माइनस इसका क्या ओरिजिनल T है डिवाइड बाई ओरिजिनल T है और मल्टीप्लाइड बाई 100 है बेटा। इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 11 - 10 क्या बन जाएगा 1/10 ना, T डिवाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई 100, T से T कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा 1/100 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, केवल 10% की इंक्रीमेंट इसका टाइम पीरियड में आ जाएगा, 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सफल है ना। कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये पूछ देता है कि दोनों का क्या होगा, दोनों का रेशियो कितना होगा, T डैश और T का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, तो 11/10 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछ देता है, परसेंटेज वृद्धि पूछ देता है, तो बेटा ओरिजिनल फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाई ओरिजिनल करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा। फिर ये हमारे टाइप मास्टर जी की गलती है, BCD नहीं है बेटा, ये BSD नहीं है, BCD है, और ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल ना। क्या होता है बेटा, 429 को बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिखना है। समझते हो बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब होता है, आप तो एक मतलब होता है कि बेटा 429 है ना, 429 है, इसको 2 से डिवाइड करते चलो, आप उसका लिखते चलो, इस तरीके से आप इसको, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कैसे लिखेंगे ना, सभी लोग जानते हैं इसको लिखना, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं बता रहे हैं, हम इसको इस तरीके से बता रहे हैं, अगर 429 है ना, अगर आपको 4 2 और ये 9 है, मतलब कह रहा है कि हर एक जो डिजिट है उसको आप बाइनरी में कोड करो। हर एक डिजिट को जब अलग अलग सिंगल डिजिट को हम बाइनरी में कोड कर देंगे बेटा, फिर उसको मिला के लिखेंगे तो पूरा बताएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल बेटा। 9 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, एक पैटर्न याद रखना बेटा, ऐसे 1 2 4 8, ये पैटर्न याद रखना ना, ठीक है बेटा। आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है, यानी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा बेटा। तो केवल 8 और 1 की जगह पे 1 लिख दो, बाकी सारी जगह पे 0 लिख दो, ये आपका 9 हो गया, बाइनरी में 9 हो गया। हाँ, कभी बोल दे कि आपको 10 अगर लिखो, बाइनरी में 9 लिखो बेटा, तो इस तरीके से 8 और 1 की जगह आप 1 1 लिख दे, क्योंकि बाइनरी मतलब होता है 1 या तो 0 ना, बाइनरी का मतलब होता है 1 या तो 0, इसमें 2 ही डिजिट होते हैं। बाइनरी मतलब 2 डिजिट,
1 या तो 0। अब इसको अगर हमको 9 को बाइनरी के फॉर्म में लिखना होगा तो A1001 यानी बाइनरी में ये डेसिमल में 9 है और बाइनरी में ये 100 यानी कि इसको भी अगर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 9 आएगा ना। तो इसे याद रखना बेटा। तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या 1001। 2 को, अब 2 को बताओ बेटा, 2 को कैसे लिखेंगे? केवल 2 यहाँ पे है ना 2 आपको लिखना है तो 2 उसके बाद कुछ नहीं जोड़ेंगे तो इसकी जगह पे 1 देंगे, बकिया इसकी जगह पे क्या देंगे 0 दे देंगे ना, 0 दे देंगे। तो क्या बन गया बेटा 0 बन गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 0, ठीक है, और 0 ये हमारा हो गया बाइनरी में। 4 को लिखना है बेटा, ये हमारा 4 है तो 4 के नीचे बस 1 लिख दो, बाकी हर जगह 0 लिख दो। तो क्या बन गया ये 0 1 0। मैच करा लो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। हमको पता है कि हम इसको इस तरफ वाला हम डिजिट क्या कर सकते हैं, इस तरफ वाला डिजिट हम देखो ये हमारा क्या बन जा रहा है 1001। तो इधर है, इधर भी है और इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें भी नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। ये दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। और आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0010 इसमें भी है, ठीक है, और इसमें क्या है 0100 है ना, और इसमें क्या है 01 है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ये वाला आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा लिख दिया 10 ये हमारा हो गया, ये हमारा 9 हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया बेटा, और ये हमारा हो गया 4। तो कुल मिला के 4 to 9 लिखा है बेटा। तो 4 to 9 को एक सिंगल डिजिट को आप क्या कर दो बाइनरी में कन्वर्ट करके मिला के लिख दो बेटा, वही होता है BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, हर सिंगल को आप क्या करिएगा प्रैक्टिस के रूप में आप इसको 5 to 7 इसको आप BCD में कन्वर्ट करके आइएगा, इसको बाइनरी कोडेड डेसिमल में BCD में कन्वर्ट करके आइएगा ना। 7 का अलग लिखिएगा बेटा, ऐसे ही 4 2 6 1 7 यानी 7 लिखने के लिए 1 1 1 यहाँ 0 देना पड़ेगा, तभी 4 2 7 है। 2 लिखने के लिए बेटा 1 0 0 0 देना पड़ेगा, तभी तो 2 लिखे। 5 लिखने के लिए 4 1 5 इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 पे 1 पे 1 बकिया 0 0, ये हमारा 5 हो गया। फिर तीनों को मिला के लिख देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5 to 7 का बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चंस को इस तरीके से हम डील करेंगे। आओ, कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.25 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज 4। कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है वो कितना है 4.25। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिबिलिटी दिया है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको ER भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2.25 ना। ठीक है, और क्या दिया रिलेटिव परमिबिलिटी दिया है बेटा, यानी कि हमारा क्या दिया म्यू R की वैल्यू दी है बेटा, कितनी दी है 4 दी है ना। म्यू एप्सिलॉन R दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी दिया है यानी निर्वात की सापेक्षिक वैद्युतशीलता दिया है, और क्या निर्वात की सापेक्षिक चुंबकशीलता दिया है ना। कह रहा है कि ये 4 है, 2.25 है। तो कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। तो V बराबर बेटा ये फार्मूला याद कर लो, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है C अपॉन क्या होता है, ये हमारे साथ क्या होता है C अपॉन अंडर रूट में ये हमारा क्या होता है म्यू R इंटू एप्सिलॉन R। ये हमारा ऐसे निकाल लेंगे, भी वेलोसिटी आ जाएगा। अगर ऐसे कुछ फार्मूला दिया होगा तो इस वाले फार्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि C की वैल्यू कितनी होती है बेटा, C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, इस वाले फार्मूले में रख दोगे तो C अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 4। डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया, कुछ करना नहीं है बेटा। ये हो जाएगा क्या, ये जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। बेसिकली क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा V इक्वल टू ये C बाई कितना आ जाएगा C बाई रूट में 9, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी C बाई कड़ी से बाहर 3। यानी अगर V हमको पता करना है तो C बटा 3 निकाल लें। C की वैल्यू कितनी होती है, V बराबर होता है 3 × 10⁸ होता है बेटा, और हमारा किसकी वैल्यू है ये 3 है, कट जाएगा कितने आ जाएगा 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁸। भैया थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो पिलाते लेते ही। तो ये क्या हो गया 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन आ गया। कभी कभी पूछ देता है कि क्या होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। इस वाले फार्मूले से आपको पता होना चाहिए किसी भी मीडियम में, अगर मीडियम की सापेक्षिक चुंबकशीलता है, सापेक्षिक चुंबकशीलता ना ये μR4 दिया है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव क्या बोलते हैं परमिटिविटी भी बोलते हैं, सापेक्षिक वैद्युतशीलता को ही क्या बोलते हैं परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, 2.4 ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए।
कह रहा है कि चित्रानुसार निकाय में ब्रॉड साइड स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजन होगा, यानी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन द पोजीशन, यानी ये जो पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इस पोजीशन में आप लोग जब डाइपोल है, ये -q और +q बेसिकली क्या है, ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल की वजह से आपको P पॉइंट पे जो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, यानी निरक्षीय स्थिति में है और ठीक 90 डिग्री पे है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ फार्मूला आपको पता है बेटा? देखो एक जनरल फार्मूला बता रहा हूं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, अगर P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका होता है कितना, होता है P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन r3, ये होता है √ में 3 cos स्क्वायर थीटा ना +1, ठीक है। क्या होता है 3 cos स्क्वायर थीटा +1। आप क्या करिए, आप यहाँ पे थीटा देखो कितना है, थीटा मैं बता दे रहा हूँ, थीटा क्या है बेटा, थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड R, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर के बीच का एंगल है ना। अब देख लो बेटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का मोमेंट डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है ना, हमेशा माइनस की तरफ। तो ये प्लस के, इसका P का डायरेक्शन इधर है बेटा। R का डायरेक्शन कितना है बेटा, R का डायरेक्शन देखो, ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, R का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, ये R का डायरेक्शन है बेटा। तो P और R के बीच में एंगल कितना बन गया बेटा, 90 डिग्री। जब P और R के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 ना, तो 0 हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फॉइल एट पॉइंट P हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब है कि 0 + 1 1 आएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता है Kp/r3, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना। अभी कभी पूछता कि अगर ये पॉइंट यहाँ होता, उसके अक्षीय स्थिति में होता ना, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, P भी इधर है, देखो P इधर है, P हमेशा -q से +q की तरफ होता है डाइपोल के केस में, हमेशा याद रखना, ठीक है। और R भी इधर है बेटा, R भी इधर ही हो जाता, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता, एंगल 0 डिग्री हो जाता, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 2 आ जाता। अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालना होता तो आ जाता 2Kp/r3 ना। और P की वैल्यू क्या होती है, P बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो क्या होता है, Q × 2L, यानी उन दोनों के बीच की सूक्ष्म डिस्टेंस L और L है तो 2L हो जाएगा ना। P की वैल्यू पता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्षीय स्थिति में, ये ठीक जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस स्थिति में, और ये जब यहाँ पे रहेगा तो इस स्थिति में ये आएगा 2Kp/r3। इतना याद रखना कि जब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के, ये हमेशा याद रखना, कभी कभी आपसे पूछ देता है। लेकिन जब पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे r डिस्टेंस है, केवल पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे निकालते हैं तो आता है Kq/r², यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं। लेकिन जब डाइपोल की वजह से निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना देख के बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना देख के कभी कभी आपसे सीधे पोटेंशियल पूछ दिया जाता है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो V = क्या होता है, K, ये होता है P.r ना, P.r डिवाइड बाई कितना होता है, P.r डिवाइड बाई r³। ये आपको ऐसे निकाल लेते हैं, यानी V निकालना होता है तो V निकालना हमको पता होना चाहिए Kp/r cos थीटा डिवाइड बाई r³, ये हमको पता होना चाहिए बेटा। cos थीटा क्या होता था, वही एंगल बिटवीन P और R बेटा। अगर 90 डिग्री पे होगा, अगर 90 डिग्री पे होगा तो देख लो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर 90 डिग्री पे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना होगा तो 0 आ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता था बेटा Kp/r³, लेकिन पोटेंशियल निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो sin 0 0, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल 0 आ जाएगा बेटा। लेकिन जब हम एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, उस केस में आप देख लीजिए कि आप थीटा की जगह 0 रखेंगे तो Kp/r³ आपका Kp/r² आपका, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, उस स्थिति में। चलो ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं ना। बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये नजर आ रहा होगा ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है नहीं पता है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में से 4 रेजिस्टेंस होते हैं बेटा, मैं रेजिस्टेंस बना नहीं रहा, ऐसे 4 रेजिस्टेंस होते हैं,
ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप में 4 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते हैं ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, चारों आर्म्स में किसी बोलते हैं चतुर्भुज के चारों आर्म्स में से हमारे क्या रहते हैं रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ये R4 ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर ऐसे बैटरी लगी होती है यहाँ पे। कहते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, अगर जब हम पूछें गैल्वेनोमीटर में बहने वाला जो करंट होता है 0 होता है, उस केस में R1/R2 का जो रेशियो होता है जौ बाई जौ, जबड़ा बटा जबड़ा ना, R3/R4। ये एक जबड़ा है ना, एक जबड़ा है R1/R2, ये एक जबड़ा है, तो जबड़े जबड़े का रेशियो जो होता है बराबर होता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। कब? जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तब ये बैलेंसिंग कंडीशन पे होता है बेटा। ठीक उसी तरीके का दिख रहा है बेटा, ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि Ig बराबर 0 है। और Ig बराबर 0 होने का मतलब है कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारी कैसी है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसके जबड़े बाई जबड़े यानी कि 3/7 का जो रेशियो होगा R/21 के बराबर होगा। तो 3/7 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? R/21 के बराबर। तो बेटा 7 त्रिक का 21 कट गया और 3 त्रिक का 9, R की वैल्यू आ जाएगी 9 ओम। यही आपको पता करना था। तो जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज पता करो। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है 9 ओम आया है, हाँ पहला ऑप्शन है 9 ओम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, कुछ नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जबड़े बटा जबड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम को बस ऐसे बनता है, आपको इस तरीके से दे दिया है, तो डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है। 3/7 इक्वल टू R/21, कट्टम पिट्टम R की वैल्यू पूछ भी रहा था, R की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेट्स may be observed in the spectrum हाइड्रोजन from sample to atom are excited to second excited state ना। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु को द्वितीयक उत्तेजित अवस्था से उत्पन्न स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी। कह रहा है बेटा कि मान लो n बराबर क्या है हमारा बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ना बेटा एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है बेटा इसमें तुमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू हो जाती है 1 जोड़ के 2 + 1। अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पूछे तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। सिक्स एक्साइटेड पूछे तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। हमेशा एक जोड़ के बताते हैं n की वैल्यू ना। सेकंड जब एक्साइटेड स्टेट की बात दिया होता है तो करा n बराबर 3 से कोई लाइन है ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये n बराबर 3 है बेटा और ये n बराबर 1 है। करा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है कोई यहाँ से जंप कर रहा है n बराबर 1 में, ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइनें हमको मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रम लाइनें मिल सकती हैं बेटा? इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब भी कोई क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या भी जब भी कोई केटम, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से हमेशा ग्राउंड स्टेट में आता है। ग्राउंड स्टेट से कहाँ होता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लौट के आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n(-1) डिवाइड बाई 2। दैट फार्मूला लग दो बेटा। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n की वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा 3 (1) डिवाइड बाई 2 यानी 6 दूना 12, 12/2 यानी कि 6 आपको स्पेक्ट्रम लाइन पता होगी। तो 6 आपको स्पेक्ट्रम लाइन नहीं, क्या हो गया 3 दूना 6, 3 आपको 12 कहाँ से हो जाएगा ना, 12 कैसे हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 (1) डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा? 3 × 2 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आपका स्पेक्ट्रम लाइन आपको पता होगा। तो 3 आपके स्पेक्ट्रम लाइन पता भी होंगे। कैसे? एक n से तो डायरेक्ट 1 में आ सकता है, आपको दिख रहा है बेटा, एक स्पेक्ट्रम लाइन यहाँ से मिलेगा बेटा। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है n से 2 में आए, ठीक है, n से 2 में आए तो एक स्पेक्ट्रम लाइन हो सकता है यहाँ से मिले, और 2 से जब 1 में आएगा तो एक स्पेक्ट्रम लाइन यहाँ से मिलेगा। तो 3 स्पेक्ट्रम लाइन आपको मिल गई सीधे। n से सीधे डायरेक्ट 1 में आ सकता है तो एक स्पेक्ट्रम लाइन वहाँ से मिलेगा। 3 से डायरेक्ट 2 में आ सकता है तो एक स्पेक्ट्रम लाइन वहां से मिलेगा, और 2 से जब 1 में आएगा तो एक स्पेक्ट्रम लाइन आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है, और कभी कभी पूछ देता है कि मान लो N2 में से ना, आप सीधे ग्राउंड लेवल में नहीं आ रहा, मान लो 5 से 4 में आ रहा है ना, 5 से 4 में आ रहा है ना, जब 1 में आता है तो ये वाला फार्मूला लगता है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आता है यानी n बराबर 1 में आता है तो ये फार्मूला लगता है। मान लो N2 बराबर N2 से N1 में आ रहा, इसमें फार्मूला क्या लगता है? इसमें फार्मूला लगता है N2 - N1, ठीक है, फिर N2 - N1 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये वाला फार्मूला लगा के आप लगा सकते हैं। जब कहता है कि मान लो 8वें से आपका तीसरे में आ रहा है ना, ग्राउंड में नहीं आ रहा, 8वें से तीसरे में आ रहा, ये तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा N2 हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन पता करना है, N2 - N1, N2 - N1 + 1 डिवाइड बाई 2। इस वाले फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब क्या कर रहा है, कह रहा है ट्रांजिस्टर बीटा की वैल्यू 49 है। बीटा क्या है बेटा, बीटा उसका वोल्टेज गेन है, कितना है 49 है। कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ कैरियर फ्रॉम इमीटर रीच टू कलेक्टर ना, कह रहा है बेटा कैरियर फ्रॉम इमीटर, कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम इमीटर नॉट टू रीच द कलेक्टर। बेटा कह रहा इमीटर का कितना भाग IE अपॉन IC ना मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको निकालने के लिए ये आपको निकालना है बेटा। कह रहा इमीटर का कितना भाग ना, ठीक है, IE में कितना भाग IC का, और भी परसेंटेज में पहुंच रहा है कलेक्टर के पास, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बीटा दिया है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है, बीटा की वैल्यू दी है बेटा 49 ना, और बीटा की जब वैल्यू 49 दी है तो हमको पता होना चाहिए कि अगर बीटा की वैल्यू 49 दी है तो IC बराबर क्या होता है बेटा, IC बराबर जो होता है ना वो क्या होता है अल्फा टाइम्स ऑफ I इंटू ई ना। अगर हमको क्या निकालना है, क्या हमको इमीटर करंट निकालना है बेटा, तो अल्फा में क्या कर देंगे, अगर हम कलेक्टर करंट निकालना है बेटा तो अल्फा में IE का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अल्फा बीटा, अल्फा तो दिया नहीं, बीटा दिया है बेटा। तो एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन एल, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई बीटा ना, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आप बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी ना, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा है कि ये हो जाएगा बीटा अपन बीटा प्लस 1, ये आ जाएगी 49, ठीक है, 49 और 49 प्लस 1 ये आपकी आ जाएगी 50, ये आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है, जब हम पता IC की जगह अल्फा इंटू आई रख सकते हैं, तो अल्फा इंटू IE डिवाइड बाई IE मल्टीप्लाइड बाई 100 ना, तो IE से IE कैंसिल हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू 100 ना। अगर हम ये निकाल लेंगे तो परसेंटेज हमको मिल जाएगा कि कितनी परसेंटेज हमको क्या पड़ रही है ना, चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमीटर कलेक्टर, इमीटर से कितना परसेंट चार्ज कैरियर कलेक्टर में पहुंच रहा है बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 49/50 और मल्टीप्लाइड अगर 100 कर देंगे बेटा तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 49 दूना कितना हो जाएगा, शायद 98 होता है क्या, हाँ 98 होता है, कहीं 98 ऑप्शन आया बेटा। 98% जो करंट है ना इमीटर का वो कलेक्टर में पहुंच जाएगा। क्या बता रहा बेटा, इमीटर का कितना परसेंट कलेक्टर, तो IE ना, ठीक है, IC, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, तो हमारा पहुंच जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में पूछ रहा था तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके, इस समय ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कलेक्टर करंट ना। ये कैसे जाता है बेटा, हम कहते हैं कि जो इमीटर में करंट जाता है ना वो क्या होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट को मिला के होता है ना, IE बराबर IB प्लस IC, दोनों साइड अगर IC से डिवाइड कर दो बेटा, IE डिवाइड बाई IC इक्वल टू क्या होता है IB डिवाइड बाई IC प्लस 1 ना। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं 1 अपॉन अल्फा ना, इसको बोलते हैं 1 अपॉन बीटा और इसको बोलते हैं 1। तो कभी कोई अल्फा पूछ दे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा होती है चेंज इन कलेक्टर करंट IC अपॉन चेंज इन इमीटर करंट। इमीटर करंट के अकॉर्डिंग कितना कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है, यही हमारा क्या है अल्फा है बेटा। और वो क्या होता है, बीटा की जो वैल्यू होती है, बीटा बराबर होती है क्या, बीटा बराबर होती है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। तो कभी ए पूछ दे कि बेस करंट का कितना भाग, कितना परसेंटेज कलेक्टर करंट में जाए तो आपको बीटा निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितना कैरियर का कितना पार्ट चार्ज कैरियर फ्रॉम इमीटर रीच टू कलेक्टर, यानी पूछ रहा है कि इमीटर का कितना पार्ट कलेक्टर में पहुंच रहा है, तो बेसिकली ये चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द इमीटर करंट, ये अल्फा पूछ रहा है। कहीं पूछ देता है कि बेस का कितना भाग कलेक्टर में जा रहा है, तो ये IB बीटा पूछता है, तो बीटा पूछता तो बीटा डायरेक्ट आपको दिया था तो निकाल लेते, ठीक है। लेकिन हमको बीटा दिया था और हमसे अल्फा पूछ रहा था बेटा, तो उस केस में मैंने सबसे पहले अल्फा का ये फॉर्मूला लगा के बीटा निकाला, अल्फा बीटा लगा के यहाँ से मैंने अल्फा निकाल लिया। और अल्फा पता है कि ये जो चीज में से पूछ रही है बेटा ना, ये जो बेसिकली ये चीज पूछ रही है ये हमसे अल्फा ही पूछ रही है, तो अल्फा निकाल लिया, अल्फा 49 आया, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो हमको पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। आगे आओ, ठीक है। अब ये बताओ, कह रहा है कि चित्रानुसार 2 इनपुट नैंड गेट में परिवर्तित किया जा सकता है बेटा। ये कौन सा गेट है बेटा, ये बताओ, ये कौन सा गेट है ना, ये नैंड है ना बेटा, ठीक है। ऊपर एक बबल लगा है और ये 2 इनपुट है बेटा ना। अगर कहीं आपको ऐसे दिखता, ऐसे दिखता, ऐसे दिखता ना, डबल इनपुट ना, A और B और ये Y दिखता, तो आप सीधे कहते बेटा ये एंड गेट ना,
एंड गेट है ना, ठीक है। अगर ऐसे कहीं अगर इसी में आकर अगर ऐसे इसी में अगर नॉट लगा दिया होता, ऐसे सब कुछ सही रहता बेटा, अगर ऐसे नॉट लगा दिया होता तो आप इसको बोलते ये नैंड गेट है, क्योंकि इसमें एंड और नॉट दोनों है ना, कि बबल लगा देने का मतलब ये नॉट हो गया, ये एंड है ये नॉट है, समझ में आ रहा ना। लेकिन अब क्या किया, ये दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है, यानी दोनों इनपुट को जोड़ दिया, देखो ऐसे दोनों इनपुट को जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। इसका आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा, अगर ये ए होगा बी होगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा कितना, ए एंड बी का बार, ऐसा आएगा ना, ठीक है। एंड का होता है क्या, एंड का क्या होता है बेटा, एंड का होता है ए एंड बी, नॉट लगा देने का मतलब है ए एंड बी का बार, उल्टा कर दिया, नॉट लगाने का मतलब है, ठीक है। अब क्या कर रहा है बेटा, इसमें कर रहा है दोनों, जहां बी है उसको भी ए कर दे रहा है, यानी कि यहां पे जो इनपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार का बार। और a इंटू ए बार कितना आता है बेटा, a इंटू ए ना, a इंटू ए की वैल्यू कितनी आती है, चलो चेक कर लो, a एंड a की वैल्यू कितनी आती है बेटा, अगर a की वैल्यू 1 लोगे, a की वैल्यू 1 लोगे तो a इंटू ए बराबर 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 0 लोगे बेटा तो 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना वही तुमको आउटपुट में मिलेगा बेटा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी a और ये बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी a बार। और ये किसका है बेटा, ए दे रहे हो बेटा, यहां से ए दे रहे हो और तुमको यहाँ पे ए बार मिल रहा है, यानी जो तुम इनपुट दे रहे हो उस इनपुट को इन्वर्ट करके दे रहा है, यानी ये काम पता है ना बेटा, ये नॉट गेट का आपको पता होता है ना, नॉट गेट होता है जो भी इनपुट देते हो तुमको आउटपुट में उसका इन्वर्ट करके देता है। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारा जो गेट होगा ना बेटा वो एक नॉट गेट की तरह काम करेगा। एक्चुअली ये हमने एंड गेट का नैंड गेट का यूज करके हमने नॉट गेट बनाया है ना, तो हमने क्या किया, नैंड गेट का यूज करके बेसिकली नॉट गेट बनाया, इसलिए कहते हैं कि नैंड और नॉर, नैंड और नॉर ये दो ऐसे गेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं, हाँ बार बार पूछा जाता है कौन सा गेट होता है बेटा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल इसलिए लॉजिक गेट बोला जाता है क्योंकि इन सब गेट से मदद से हम दुनिया के जितने भी गेट्स होते हैं, जो मूल गेट्स होते हैं, जो मेन गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, ये सब सारे के सारे गेट हम बना सकते हैं। इसीलिए नैंड और नॉर को ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोला जाता है, क्योंकि इनकी मदद से हम हर एक गेट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। कह रहा है कि कोई ट्रांजिस्टर है, इसकी बाइसिंग अक्रॉस जंक्शन जेई जेसी नॉर्मल एक्शन पे ना कौन कौन सा होगा। तो बेटा कोई भी जंक्शन होता है जो ट्रांजिस्टर का, अगर ट्रांजिस्टर होता है उसका ग्राफ बनाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाओ, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है बेटा ना। ये क्या होता है, ये IB बराबर कुछ करंट पे होता है ना, जब बेस करंट हमारा फ्लो करता है, और जब हमारा बेस करंट नहीं फ्लो करता तो कुछ ग्राफ ये बनता है जब यहाँ पे IB बराबर 0 होता है। ये जो रीजन होता है बेटा ना, इस रीजन को बोलते हैं बेसिकली, इस रीजन को बोलते हैं कौन सा, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन होता है बेटा, कट ऑफ रीजन ना, क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। एक ये रीजन होता है बेटा ना, एक ये रीजन होता है, और एक ये जो रीजन होता है, एक ये रीजन होता है जहां से करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तीन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में तीन रीजन होते हैं बेटा, एक होता है कट ऑफ रीजन होता है, एक एक्टिव रीजन होता है, और एक सैचुरेट रीजन होता है बेटा। तो ये जो रीजन होता है वो एक्टिव रीजन होता है, और जहां से करंट सैचुरेट हो जाती है उसको बोलते हैं सैचुरेट रीजन ना बेटा। तो कोई ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए नॉर्मल वर्किंग पूछा, नॉर्मल एक्शन में हमको पता है, अगर कोई ट्रांजिस्टर है, मान लो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है बेटा ना, PNP ट्रांजिस्टर है, अगर इसको वर्क कराना है, हमेशा ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए जो ये हमारा इमीटर, बेस और कलेक्टर हो गया, जो हमारा इमीटर और बेस जंक्शन होता है बेटा, उसको फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर और बेस जंक्शन को हमारा क्या रखना पड़ता है, इसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं ना, ठीक है। हमेशा इमीटर बेस जंक्शन को क्या रखते हैं बेटा, इमीटर बेस जंक्शन को हमारा फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर और बेस जंक्शन को हम रखते हैं रिवर्स बायस में ना। ये किसी ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए कंडीशन है कि इमीटर बेस जंक्शन को, ये जो जंक्शन होता है यानी इमीटर को, फॉरवर्ड बायस का मतलब है बेटा जो P वाला होता है उसको प्लस से जोड़ देते हैं, और N वाले को अगर माइनस से जोड़ देंगे तो जो चीजें होंगी वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगी, और इसी का उल्टा कर देंगे कि P को रिवर्स में कर देंगे, P को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, N को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, P को निगेटिव से कर देंगे, तो वो हमारे रिवर्स बायस में होगी। इसमें मैंने P को पॉजिटिव से जोड़ा है बेटा, और N को निगेटिव से जोड़ा है, यानी इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। इसमें N को पॉजिटिव से जोड़ा है बेटा, और B को निगेटिव, यानी P को निगेटिव से जोड़ दिया है, यानी कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बायस पे है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को नॉर्मल एक्टिव कराने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में। इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है JE, इमीटर जंक्शन का, जो इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में ना, इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में ये रखना चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिस्टर नॉर्मल सिचुएट में, नॉर्मल अवस्था में वर्क करने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब
कह रहा है कि अब देखो ये थोड़ा डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया, कह रहा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन वीटी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर ना। वेलोसिटी दिया है बेटा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर ऐसे दिया है। कह रहा है कि बताओ ए बी की बीमा क्या होगी। हमको पता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ना, हमको होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा होती है ना बेटा, वो राइट हैंड साइड के हर एक बीमा की इक्वल होनी चाहिए। यानी किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ सकते हैं जब उसका डायमेंशन क्या हो, डायमेंशन एक जैसा हो बेटा। अगर ए को बी में जोड़ रहे हैं बेटा तो ए और बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ए और बी का डायमेंशन सेम होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए, सी टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए बेटा। और हर एक डायमेंशन का, यानी कि इसका डायमेंशन बेटा, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, हर एक टर्म का जो डायमेंशन है यानी डी 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 डी, हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। यानी कह रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ भी होगा बेटा वही डायमेंशन ऑफ ए होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जोड़ पाएंगे। कह रहा है जो डायमेंशन ऑफ भी होगा बेटा वही डायमेंशन ऑफ बी भी होना चाहिए। और कह रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ भी है बेटा वही डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ भी मतलब वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन। यानी ए का डायमेंशन हो गया बेटा, ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन और बी का भी डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन सही है ना, हमारा एम एल टी ना, एल टी माइनस वन, एम जीरो है ना, तो ये एल टी माइनस वन हो गया दोनों का, ए और बी का तो एल टी माइनस वन हो गया। और सी का कौन सा होगा, सी तो निकालना ही नहीं है, एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया ना। सी आप निकाल सकते हैं बेटा, चाहे तो आप सी निकाल सकते हैं। सी क्या होता है, ये टी स्क्वायर है ना और इधर सी है, और सी को हमको क्या बनाना पड़ेगा, सी का भी डायमेंशन हमको क्या बनाना पड़ेगा, अगर हमको मीटर पर सेकेंड बना, इसको पूरा हमको क्या बनाना, इसका डायमेंशन हमको बनाना है कितना, इसका डायमेंशन बनाना है एल टी माइनस वन। तो सी का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी के पावर माइनस टू ना, केवल टी इसका टी के पावर 2 हो जाएगा। और सी का डायमेंशन हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा यम इंटू, क्या बनाना पड़ेगा इसको, यम अपॉन टी के पावर 3, ऐसे एम टी माइनस थ्री ना, एम टी माइनस थ्री, एम टी नहीं, इसको बोल जाएगा एल टी माइनस थ्री, ऐसे एल टी माइनस थ्री ना। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन, यानी दो आपको मिल गया, ए और बी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये आपको मिल जाए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे, थोड़े से अब ज़्यादा गर्मी हो रही, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो हो रहा है क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। इस वाले क्वेश्चन को बताओ, कह रहा है कि सिस्टम हैज बेसिक डायमेंशन डी, वेलोसिटी वी, एरिया ए, डायमेंशन रिप्रेजेंट ऑफ फोर्स ना। कह रहा है फोर्स का डायमेंशन है, कह रहा है कुछ इस तरीके से वो डिपेंड कर रही है, यानी जो फोर्स का डायमेंशन है वो डिपेंड कर रही है किसके, वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे और डिपेंड कर रही है एरिया पे ना, ऐसे डिपेंड कर रही है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड कर रही है। आपको पता है फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ये होता है एम एल टी माइनस टू, ऐसा फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा। ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का होता है एम और वॉल्यूम को होता है एल थ्री माइनस वन, जिसका हो जाएगा एम एल थ्री माइनस वन। मान लो इसके ए पावर पे, इसके बी पावर पे और इसके सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे ए हो जाएगा बेटा। और वॉल्यूम ये क्या है, वी फॉर क्या है, वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन के पावर बी ना बेटा। और ऐसे क्या होता है बेटा, एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर के पावर सी, ऐसे। इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करके बेटा एम के पावर वन, एल के पावर वन, टी के पावर वन, कंपेयर कर दो, इसके पावर को कंपेयर करके निकालो। इधर मान लो कुछ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कुछ कांस्टेंट आया, इसके पावर को पावर कर दो, एम के पावर ए, एल के पावर माइनस थ्री ए, ठीक है, एल के पावर बी, टी के पावर माइनस बी, और हो जाएगा एल के पावर 2c, ठीक है। क्या करना बेटा, यहाँ से पावर जोड़ के पावर को कैलकुलेट करना, m का पावर l का पावर कैलकुलेट करना बेटा, और यहाँ से निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो आपका आएगा ए भी स्क्वायर डी, आपका ऑप्शन नंबर जो पहला आएगा ये आपका सही आएगा। यानी जो v के पावर उसको 2 आएगा बेटा, यानी v को जो b माना है वो b बराबर 2 आएगा बेटा, a बराबर 1 आएगा और c बराबर 1 आएगा। जब कंपेयर करोगे तो b बराबर 2, बेसिकली क्या करोगे, m के पावर को जोड़ोगे, यहाँ से m के पावर तो कुछ नहीं केवल a है, तो यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो a बराबर तो 1 आ ही गया ना, a बराबर 1 आ गया। b का पावर देखो, b के पावर यहाँ है ना, l के पावर b, ठीक है, और एक l के पावर 2c है, तो b प्लस 2c आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो a के पावर a बराबर 1 आ गया आपको, और उसी तरह b बराबर 2 आएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा। अगले आइए, ठीक है, करा एंगल दैट द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मैक्स विद द एक्स एक्सिस। करा कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप
ना, और कोई दूसरा वेक्टर है, मान लो वे वेक्टर है, वो क्या है एक्स एक्सिस की तरफ है ना, उसको मैंने मान लिया उसकी वैल्यू कितनी है आई एक्स, ये आई कैप है क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि उसी से एंगल पूछ रहा है बेटा। एक वेक्टर कुछ ऐसे है, कह रहा है कि ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू है कितनी 2i कैप प्लस 3j कैप, कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा कितना बना रहा है, वही हमको पता करना है, ये मैंने आई कैप मान लिया। तो जब हमको एंगल निकालना होता है तो बेटा हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना होगा बेटा तो क्या करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई ए बी कर देंगे ना, ठीक है। यहाँ से बेटा थीटा निकाल लो, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी करेंगे बेटा, ए डॉट बी हम पता है कि आई का जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, आई का साथ आई करेंगे तो बना जाएगा, यानी हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, ठीक है। इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो केवल इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा बेटा, और कुछ है नहीं, जे वाला कोफिशिएंट तो है नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0 जे कैप, तो 0 का 3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आ जाएगा, जब मॉड ए निकालेंगे बेटा तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 + 9 कितना आ जाएगा अंडर रूट में 13 ना, 2 दूना 4 3 त्रिका 9, इसका कोफिशिएंट निकालेंगे इसका 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट में 3 आ जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और जब कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो हमको क्या निकालना, देखो कॉस थीटा के टर्म में नहीं आएगा, हमको tan थीटा के टर्म में आएगा, ठीक है। तो जब कॉस थीटा मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअली हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको कॉस थीटा मिल गया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, +1 क्या लिख रहा हूँ यार, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे बेटा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 4/13 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 4/13, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 9/13 ना, यानी कि इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/√13, कितना आ जाएगा, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की बात करें तो कितनी आ जाएगी, ये 3/√13 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 2/√13 आ जाएगी बेटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा बराबर होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बस है कुछ नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा 2/√13 और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है बेटा 2/√13, तो √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी tan थीटा बराबर 3/2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2, ये आपका चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा ना। क्या करना था बेटा, हमको a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा निकालिए a डॉट बी बाई ए बी ना, ए इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा निकाल लो फार्मूले से, साइन थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा, tan थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रख के आपने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब देख लिया कि आपका ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन 19वां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m/2, पार्टिकल का मास कितना है, जो भी एक एक चीज लिखता चल रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, मास कितना है बेटा, मास इसका m/2 है, कोई पार्टिकल है, कह रहा है कि इस सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कोई सर्कल रेडियस r पे कोई पार्टिकल m मास का r रेडियस के सर्कल पे m/2 मास का कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, वो उस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका एंगुलर मोमेंटम L दिया है, करा देन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर होता है बेटा F = mv²/r, लेकिन अफसोस की बात तो ये है बेटा कि इसमें हमको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में दिया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं बेटा, एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है mvr ना बेटा, तो भी निकाल लो बेटा, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा L/m × r ना, यहाँ से F बराबर रख दोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m/r, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L²/m²r², कितनी आ जाएगी m²r², m से m एक कैंसिल हो जाएगा बेटा ना, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी L²/mr3, ये हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ m की जगह कितना दिया है, m/2 दिया है बेटा, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी 2L²/mr3, ये आपका फार्मूला, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मास केवल m दिया होता तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, याद कर लीजिएगा, ये सेंट्रीप्यूटल फोर्स है इन द वैल्यू ऑफ L ना, L के पद में ना, L के पद में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये टर्म है, लेकिन अगर मास m/2 है तो ये वाला फार्मूला हमारा बन जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा
क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, ये कैपेसिटर से क्वेश्चन है, कह रहा है 2 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C1 और C2 कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है 2 कंडेंसर है बेटा, एक का कैपेसिटेंस क्या है, ऐसे मैंने किस में कनेक्ट कर दिया है, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने, इसका C1 है बेटा, इसका C2 है। कह रहा है कि इसको V बैटरी से मैं, मान लो कि V बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। कह रहा है कि इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू असेंबली ऑन द कैपेसिटर C1 टू द चार्ज, मतलब Q चार्ज हम यहाँ से बैटरी से हम यहाँ से कर रहा है Q चार्ज दे रहे हैं बेटा, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि C1 और C2 ना कितना उनका क्या हो जाएगा, इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू असेंबली ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C2, C1 टू C2 चेंज इन कैपेसिटर कि C1 और C2 में कितना हो जाएगा, चार्जेस का जो रेशियो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा बेटा। मान लो Q चार्ज यहाँ से दिया बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, इधर Q1 जाएगा बेटा और इधर Q2 जाएगा बेटा। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा बेटा और यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा ना, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा बेटा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q इंटू V, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू V क्योंकि पोटेंशियल सेम है। C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V ना। अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Q1 बाई Q2 का रेशियो चाहिए ना। पूछ रहा है कि इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू असेंबली द चार्ज द कैपेसिटर C1 टू C2 ना, पूछ रहा है कि C1 बाई C2 का जो रेशियो होगा, यानी कि हमारा जो हम निकाल रहे हैं कि Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो C1 बाई C2 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये वाला फार्मूला हमारा C1 बाई C2 यानी चार्जेस का जो रेशियो होगा वो दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहा है Q आवेश दिया जाता है तो आवेशों का वितरण संधारित्र C1 और C2 पे कितना होगा, आवेश का वितरण जो होगा वो संधारित्रों पे कितना होगा, तो दोनों का जो रेशियो निकाल लेंगे वो ये C1 बाई C2 क्योंकि Q1 और Q2 कैसे वितरण बता रहा वो आपका आ जाएगा। तो दैट्स इतना आपका मैंने 21 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट कराए, थोड़ा सा ट्रिकी, कुछ इजी बहुत इजी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे सॉल्व कराएं, क्योंकि अब बहुत धीरे धीरे कराएंगे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा। तो कुछ अपने से भी एफर्ट डालिए, मैं क्वेश्चंस आपके पैटर्न, कुछ आपके क्वेश्चंस के ट्रिक बताते चल रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले किसी 20 इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कोई भी कमेंट्स, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।